उस आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो एनेस्थेटिक डेथ। एनेस्थेटिक डेथ का मीनिंग है डेथ ड्यूरिंग एनेस्थीसिया। जब पेशेंट को एनेस्थीसिया प्रोवाइड कर रहे हैं उस टाइम पे अगर डेथ हो जाए, इस पे हमारे पास दो कंडीशन हो सकती हैं, आइदर ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थीसिया or due to the direct impact of anesthesia। दोनों का डिफरेंट मीनिंग है। ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थीसिया का मतलब है कि जिस टाइम पे एनेस्थीसिया दे रहे हैं, देने वाले हैं, उससे पहले ही कोई ऐसे मिसहैप हो जाए कि पर्सन की सडन डेथ हो जाए। और डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ एनेस्थीसिया मतलब कि एनेस्थीसिया हम दे चुके हैं और उसके देने के तुरंत बाद ही पर्सन की डेथ हो गई, कुछ ऐसी कंडीशन इसमें हो गई। तो हम देखेंगे कि इन दोनों में क्या क्या चीज़ें ऐसी हुई हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थीसिया। तो ऐसा क्या क्या हुआ उस टाइम पे कि ये हो गया। तो फर्स्ट जो फॉरमोस्ट चीज़ है वो है कि पर्सन को कोई सीरियस कंडीशन है, सीरियस कंडीशन है जैसे कि वैल्वुलर हार्ट डिजीज़ है, या फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, सीएडी। उसके अलावा कोई भी अनडायग्नोस्ड कंडीशन है। एक तो वो कंडीशन जो हमें पता है और एक अनडायग्नोस्ड है जिसके बारे में हमें नहीं पता। इसमें हमें आयोटिक एन्यूरिज्म मिल सकता है। एन्यूरिज्म मतलब डायलेटेशन ऑफ ब्लड वेसल, कहीं से ब्लड वेसल डायलेट हो गई। तीसरा इसमें क्या हो सकता है कि पेशेंट की जो कंडीशन है बहुत ख़राब है, पेशेंट्स कंडीशन इज़ पुअर। कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और जो उनका प्री एनेस्थेटिक चेकअप हुआ है उसमें भी पेशेंट स्टेबल नहीं है। तो क्या होगा उससे, पेशेंट किस में चला जाएगा, सर्जिकल शॉक में। जब उसमें कोई भी सर्जिकल इंटरवेंशन होगा तो वो स्ट्रेस वो ले नहीं पाएगा और शॉक में चला जाएगा, या एग्जॉस्ट हो जाएगी उसकी बॉडी, एग्जॉशन में चला जाएगा। तो ये है ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थीसिया। अब इसके अलावा हमने बोला कि डायरेक्ट रिलेशन विद एनेस्थीसिया, कि जो हमें पक्का श्योर पता है कि एनेस्थीसिया की वजह से ही हुआ है। इसमें हमारे पास सबसे पहले वो होता है इनएक्सपीरियंस। इनएक्सपीरियंस का मतलब कि पर्सन को कोई एक्सपीरियंस नहीं है एनेस्थीसिया देने का, जो एनेस्थीसिया दे रहा है डॉक्टर एक्सपीरियंस्ड है नहीं। दूसरा क्या इसमें कंडीशन हो सकता है कि इनएबिलिटी है उसकी टू प्रोवाइड प्रिकॉशंस एंड करेक्ट मेथड। उसे नहीं पता कि कैसे एनेस्थीसिया देना है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं,
तीसरी बात, जब भी वो एंडोट्रैकियल ट्यूब इंसर्ट करेगा तो वो कहाँ कर देगा, ट्रैकिया में डालने के बदले इंस्टेड ऑफ ट्रैकिया इट गेट्स इंसर्टेड इन ईसोफेगस, ईसोफेगस में ही डाल देगा। तो यहाँ पे पेशेंट को तो चाहिए था कि लंग्स में चला जाए, ट्रैकिया के थ्रू लंग्स में एंडोट्रैकियल ट्यूब चला जाए और उसको ऑक्सीजन सप्लाई मिल पाए, पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईसोफेगस में चला जाएगा, तो पेशेंट की जो नीड है वो मीट नहीं हो पाएगी और पेशेंट सडन डेथ हो जाएगी ड्यू टू ऑक्सीजन लैक की वजह से। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा पॉइंट था इनएक्सपीरियंस की, डॉक्टर को एक्सपीरियंस नहीं है या जो भी ये सर्जिकल इंटरवेंशन कर रहा है, एनेस्थीसिया कर रहा है, उसको नॉलेज नहीं है करेक्ट मेथड की। सेकंड हमारे पास आता है कि फॉल्टी डिवाइस। तो जो डिवाइस यूज़ हुए हैं वो डिफेक्टिव हैं, डिफेक्टिव डिवाइस, या तो डिवाइस डिफेक्टिव है या फिर ऑल्टर्ड ड्रग नेम, या तो बॉटल में क्या हो गया कि जो ड्रग का नाम जो दिया गया है बॉटल में वो ड्रग है ही नहीं, उसके बदले कोई और ड्रग पड़ी हुई है, तो ये भी एक ऑल्ट्रेशन इसमें हो जाती है जिसकी वजह से एनेस्थीसिया प्रॉपर मिल नहीं पाता है और पेशेंट की डेथ हो सकती है। तीसरा हमारे पास आता है रेस्पिरेटरी कॉज। रेस्पिरेटरी कॉज में क्या आएगा, रेस्पिरेटरी कॉज में सबसे इम्पॉर्टेंट वो होता है ओवरडोजिंग। ओवरडोजिंग का मतलब है कि उसको एनेस्थीसिया की ओवरडोजिंग कर दी, जिसकी वजह से क्या हो गया, अब एनेस्थीसिया का काम क्या होता है, डिप्रेस करना, काफ़ी सारे मसल्स को उनको रिलैक्स करना। तो जब हमने ओवरडोजिंग कर दी तो वो जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, रेस्पिरेटरी, वो भी डिप्रेस हो जाता है, रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस हो गया ओवरडोजिंग की वजह से। दूसरा इसमें क्या होता है कि रिवर्सल नहीं हो पाता, नो रिवर्सल ऑफ रेस्पिरेटरी मसल रिलैक्सेंट। जो हमने मसल को रिलैक्स करने के लिए जो हमने ड्रग्स दी थी उसको हमने रिवर्स ही नहीं करा, तो जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं वो रिलैक्स पोजीशन में ही रहेंगी और अच्छे से वेंटिलेट नहीं कर पाएगा लंग और ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। ठीक है, ओवरडोजिंग हो गया, रिवर्सल ऑफ रेस्पिरेटरी मसल रिलैक्सेंट हो गया। तीसरा क्या हुआ कि हमने बहुत ज़्यादा क्या दे दिया, पॉजिटिव प्रेशर दे दिया ड्यूरिंग वेंटिलेशन, पॉजिटिव प्रेशर ड्यूरिंग वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा ही दे दिया, जिससे वजह से क्या हो जाता है, न्यूमोथोरेक्स हो जाता है, न्यूमोथोरेक्स हो जाता है पर्सन को। और टेंशन न्यूमोथोरेक्स। तो ये सब चीज़ हो सकती है उसको। ये हमारा रेस्पिरेटरी कॉज हो गया। अब इसके अलावा जो है फोर्थ वन वो है कि उस पर्सन को हमने कोई लोकल एनेस्थीसिया दिया है, लोकल एनेस्थीसिया दिया है जिसके लिए वो एलर्जिक है या फिर हाइपर सेंसिटिविटी शो कर रहा है।
ठीक है, ये हो गया। या फिर जब हम एल्डोस्टेरोन, पता है सबको कि हम एल्डोस्टेरोन को देते हैं अलॉन्ग विद लोकल एनेस्थीसिया, तो इस टाइम पे क्या हो जाता है, जो ये एल्डोस्टेरोन है, सॉरी एल्डोस्टेरोन नहीं, मेरे कहने का मतलब था एड्रीनलिन, इट्स एड्रीनलिन। एड्रीनलिन, जो एड्रीनलिन हम देते हैं विद लोकल एनेस्थेटिक, ये क्या करता है, ये एड्रीनलिन एक तो करेगा पैल्पिटेशंस बॉडी के अंदर, पैल्पिटेशन कर देगा, उसके अलावा टेम्परेचर रेज्ड कर देगा, टैकीकार्डिया कर देगा, हार्ट बीट इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है, ये सब चीज़ें ये करता है एड्रीनलिन इन चीज़ों में। इसके अलावा इसका CNS क्या इफ़ेक्ट होता है, CNS इफ़ेक्ट ये होता है, दो तरीके से हो सकता है, या तो ये क्या करेगा, एक्साइटमेंट करेगा CNS में, ब्रेन में जाके, या फिर उसको डिप्रेस कर देगा। अगर एक्साइटमेंट करेगा तो बहुत ज़्यादा, अगर दिमाग एक्साइटेड हो जाएगा, एक्साइटमेंट हो जाएगी, तो कन्वल्शंस होंगे, इंसान को दौरे आने लग जाएंगे। और अगर बहुत डिप्रेस्ड हो जाएगा तो उससे क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाएगा, रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है ना वो काम करना बंद कर जाएगा और इंसान वेंटिलेट नहीं कर पाएगा, सांस नहीं ले पाएगा। तो हमने चीज़ें देख ली लोकल एनेस्थीसिया में। इसके अलावा क्या होता है, एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया क्या होता है, ये एक जेनेटिक कंडीशन होती है जो इंड्यूस होती है बाय हेलोजेंस, हेलोजन से इंड्यूस होती है, जो किस में प्रेजेंट होते हैं, एनेस्थीसिया में प्रेजेंट होता है। अब इसमें होता क्या है, क्या क्या इसमें फीचर्स दिखेंगे हमें, फीचर्स ये दिखेंगे कि इसमें टेम्परेचर रेज हो जाएगा बॉडी का। दूसरा क्या होगा कि ऑक्सीजन कंजप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी बॉडी के अंदर, ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ जाएगी। टैकीकार्डिया होगा, बहुत ज़्यादा हार्ट बीट करेगा। ये सब चीज़ें हमें इसमें दिखती हैं, ठीक है, मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया में, हाइपरथर्मिया में। तो ये सब चीज़ें हमें मिलेंगी। अब इसके अलावा एक और चीज़ है, जिसका नाम है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया का मतलब है, जब हम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते हैं, पीछे से देते हैं, बैक ऑफ द बॉडी, बैक ऑफ द बॉडी से, जो ये स्पाइन वाला एरिया होता है, यहाँ से जब हम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते हैं तो इस टाइम पे क्या हो जाता है, ये एक तो सेंसरी ब्लॉकेड करता है, सेंसरी सिस्टम का ब्लॉकेड करता है। दूसरा ये मोटर ब्लॉकेट करता है, मोटर सिस्टम है बॉडी का, उसको भी ब्लॉक कर देगा। उसके अलावा ये सिंपैथेटिक सिस्टम को भी ब्लॉक कर देगा। तो अब ये चीज़ें तो ठीक थी, सेंसेशन नहीं जा रही है और कोई सेंसेशन ले नहीं पा रहा है, ये दोनों चीज़ें तो ठीक थी। पर सिंपैथेटिक जब ब्लॉकेड हो जाता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है कि अब सिंपैथेटिक सिस्टम का काम क्या था, हार्ट बीट को इंक्रीज़ करना, ठीक है, बॉडी के फंक्शंस को बहुत ज़्यादा मैक्सिमाइज कर देना, ये सब काम थे इसके। और ड्राइनेस ऑफ माउथ करना, ये सब चीज़ें करना होता है इसका काम। अब ये चीज़ ब्लॉक हो गई तो इसकी वजह से क्या होगा कि हाइपोटेंशन हो जाएगा। हाइपोटेंशन मतलब बीपी लो होने लगेगा। अगर ये कोई भी प्री एग्जिस्टिंग हार्ट कंडीशन है, किसी की पहले से ही दिल की बीमारी है किसी को, तो उसमें क्या हो जाएगा, वर्सन हो जाएगा, हाइपोटेंशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा और इंसान शॉक में जा सकता है और उसकी डेथ हो सकती है,
ठीक है, तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि एनेस्थीसिया कैसे देना है, कितने अमाउंट में देना है और क्या क्या फैक्टर्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने देखी किसके अंडर, सारी की सारी डायरेक्ट रिलेशन विद एनेस्थीसिया, कि एनेस्थीसिया की वजह से क्या क्या हो सकता है, कैसे वो कॉज बन सकता है डेथ का, ये हमने देख लिया। अब इसके बाद जब पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन होगा, तो उसमें हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो उसमें क्या कोई एविडेंस नहीं मिलता, कोई एविडेंस नहीं मिलता है, बट ओवरडोजेज कैन बी डिटेक्टेड। अगर किसी ने एनेस्थीसिया की ओवरडोज दी है तो वो डिटेक्ट हो सकती है, उसके अलावा कोई और कुछ नहीं पता चलता है। तो इस केस में क्या होता है कि जो फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट होता है उसको कुछ क्वेश्चन के आंसर करने पड़ते हैं, हैज़ टू आंसर, कुछ क्वेश्चन के आंसर करने पड़ते हैं। क्या क्वेश्चन होते हैं, पहला क्वेश्चन होगा कि ये जो एनेस्थीसिया है कि उसकी वजह से डेथ हुई है, डू डेथ कॉज्ड बाय एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया की वजह से डेथ हुई है। दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे कि इफ अ पर्सन is not died in absence of anesthesia, अगर एनेस्थीसिया नहीं देते तो वो बंदा मरता या नहीं मरता, ये वाली बात। तीसरा कि उसको कोई प्री डिस्पोजिंग कंडीशन तो नहीं थी, पहले से उसको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं थी, ये मेन चीज़ है। और फोर्थ, कोई भी सर्जिकल मिसकंडक्ट तो नहीं हुआ, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। अब जब भी ये चीज़ें होती हैं उसमें एक चीज़ ये ध्यान रखनी पड़ती है कि कोई भी तुमने इंटरवेंशन किया है, सपोज़ तुमने एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन तुमने डाला है, एंडोट्रेकियल ट्यूब तुमने डाली हुई है, ठीक है, तो वो सब चीज़ें क्या रखनी, या कोई क्या डाला तुमने, कैथेटर डाला हुआ है, ठीक है, ये सब इंटैक्ट रहना चाहिए बिफोर ऑटोप्सी, मतलब जैसे था वैसे ही रहना चाहिए ऑटोप्सी से पहले, हटाना नहीं है। उसका एक्सरे होता है, उसमें हम देखते हैं कि इसकी पोजीशन सही थी या नहीं थी, कहीं डिस्प्लेस्ड तो नहीं था, रॉन्गली इंसर्टेड तो नहीं था, मेथड सही था कि नहीं था। उसके अलावा हम देखते हैं कि जो सर्जिकल इंटरवेंशन यूज़ हुआ है, सर्जिकल इंटरवेंशन मतलब जो मेथड यूज़ हुआ है वो करेक्ट है कि नहीं है, करेक्ट है कि नहीं, ये भी चीज़ देखेंगे। अब ये सब चीज़ें देखने के बाद क्या क्या एग्ज़ामिनेशन होगा, टॉक्सिकोलॉजिकल क्या एग्ज़ामिनेशन होगा, टॉक्सिकोलॉजिकल एग्ज़ामिनेशन के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी वो हम देख लेते हैं। टॉक्सिकोलॉजिकल एग्ज़ामिनेशन के लिए पहला हमें जो चाहिए होगी चीज़ वो होगी ब्लड। ब्लड कितना चाहिए, 10 ml चाहिए। दूसरा हमें चाहिए लीवर, लीवर कितना चाहिए, 100 ग्राम्स। तीसरा हमें चाहिए है फैट फ्रॉम मिजेंट्री, मिजेंट्री जो होती है उसका थोड़ा फैट चाहिए, 2 ग्राम्स चाहिए। चौथा हमें चाहिए किडनी, ईच हाफ ऑफ किडनी, ईच हाफ ऑफ किडनी। ठीक है, हर एक एक हाफ चाहिए किडनी का। पांचवा 1 लंग, एक लंग चाहिए पूरा। सिक्स्थ हमें क्या चीज़ चाहिए है, यूरिन चाहिए है। उसके अलावा हमें चाहिए सेरेब्रम,
सेरेब्रम चाहिए, ब्रेन चाहिए हमें 100 ग्राम। तो ये सब चीज़ें चाहिए हमें टेस्ट करने के लिए, ये इम्पॉर्टेंट है। अब इसका एक इम्पॉर्टेंस ये है कि जो डॉक्टर्स होते हैं और पैरामेडिक्स होते हैं, दे हैव नॉलेज अबाउट डोजेज ऑफ एनेस्थीसिया। उन्हें एनेस्थीसिया के डोजेज की नॉलेज होती है। तो उसका वो क्या कर सकते हैं, कैन मिस यूज़ फॉर सुसाइड। अब वो सुसाइड करने के लिए इसका मिसयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सारी न्यूज़ आती हैं यूट्यूब पे, सोशल मीडियाज़ पे, जहाँ पे हम देखते हैं कि डॉक्टर्स ने या फिर कोई भी पैरामेडिकल स्टाफ है या कोई भी मेडिकल स्टूडेंट है, उसने ओवरडोजिंग ले ली ड्रग की और सुसाइड कर लिया। तो उन्हें पहले से नॉलेज होती है इन सब चीज़ों की, तभी वो ये स्टेप लेते हैं। तो ये आज हमने जो भी टॉपिक पढ़ा ये था एनेस्थेटिक डेथ, और ये इसके बारे में पूरी नॉलेज होना ज़रूरी है, कैसे कैसे करेक्ट मेथड होता है, कैसे क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या नहीं लेने चाहिए, ओवरडोजिंग नहीं करनी चाहिए, क्या रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, कैसे देना है कैसे नहीं देना, और क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, और यही आगे फ्यूचर में हमें बचा के रखेगा। सो थैंक यू।